नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्ज़ाम पर। आज हम आपके लिए यूपी टीजीटी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जिसमें हम सोशल साइंस के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यह परीक्षा 20 फरवरी 2011 को हुई थी। यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए उपयोगी होगी जो यूपी टीजीटी एग्ज़ाम, यूपी पीजीटी एग्ज़ाम, यूपी जीआईसी एग्ज़ाम, यूपी जूनियर एडिड एग्ज़ाम, यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम, यूपी पीसीएस एग्ज़ाम और अदर सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिनमें सोशल साइंस पूछा जाता है। क्योंकि प्रायः सभी एग्ज़ाम्स में प्रश्न रिपीटेड होते हैं, इसलिए हमें प्रीवियस ईयर प्रश्न करने आवश्यक हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन या रात्रि की लंबाई 24 घंटे की अवधि की होती है? कौन सा कटिबंध ऐसा है जिसमें साल में कम से कम एक बार दिन या रात्रि समान टाइम के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, शीत कटिबंध। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। संस्थापक दे रखे हैं और दूसरे सूची में समाज जिनकी स्थापना की है। यदि हम देखें, दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की। ए का 3 होगा। खान अब्दुल गफ्फार खान खिदाई खिदमतगार, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज और देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा। यह प्रश्न यूपी पीसीएस एग्जाम में पहले भी पूछा गया है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कथन है? अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कथन है रॉबिन्स का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है? किस लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान में दिए गए हैं, यह पूछा गया है। इनका क्या उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए भारतीय संविधान में डीपीएसपी दिए गए हैं। यह प्रश्न भी पीसीएस एग्जाम में पहले पूछा गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने इतिहास के प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत के रचयिता सभी को पता होगा कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। इम्पोर्टेंट बुक है। अगला प्रश्न है, ताजुके जहांगीरी किसने लिखी थी? ताजुके जहांगीरी किसने लिखी थी? जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा अकबर की किन पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? किन पर विजय प्राप्त की थी अकबर ने जब बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था? गुजरात पर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, यह किसने कहा था? कि मुझे मालूम नहीं है कि क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी, मैं केवल राज्य की आवश्यकता के अनुसार कानून बनाता हूँ। ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, मनसब क्या था? मनसबदारी प्रथा क्या थी? ओहदा। मनसब क्या था? ओहदा मतलब पद। अगला प्रश्न है, 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? यह तो सभी को पता होगा, बैरकपुर छावनी मेरठ से। अगला प्रश्न है, शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ हुआ था। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ? विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ? 1856 में। 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ। यह प्रश्न भी पहले एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इससे याद रखें। विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 में पास हुआ। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम की रचयिता कौन है? उत्तर रामचरितम के रचयिता भवभूति हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला है महाभाष्य। महाभाष्य किसने लिखा था? सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने, तो ऑप्शन नंबर 4 से इसका मिलान होगा। अगला है कुमार संभव, किसकी रचना है? कालिदास की। ऑप्शन नंबर ए। अष्टाध्यायी किसने लिखा था? पाणिनि ने। और अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य।
तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? 4, 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र कौन सा था? हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र कौन सा था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र था कन्नौज। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का गान प्रचार किया? वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का ज्ञान प्रचार किया? गान विष्णु का। अगला प्रश्न है, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? मध्य मार्ग अपनाता है बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे? सभी को पता है, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? कौन था जयपुर शहर का संस्थापक? राजा उदय सिंह। अगला प्रश्न है, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? चगताई तुर्की शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस नाम से जाना जाता है? मुगल। तो यह प्रश्न यूपीपीसीएस में भी पहले पूछा गया है कि मुगल काल का अन्य नाम है चगताई तुर्क शासन। इसे याद रखो। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर को किसने बनवाया था? महाबलीपुरम के 7 रथ वाले मंदिर को किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए, पल्लव ने। पल्लव वंश के राजाओं ने महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर को बनवाया था। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया। अगला प्रश्न है, सायना ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी थी? सायना ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी थी? हमारा आंसर होगा ए, तेलुगु भाषा में। सायना ने टीका लिखी थी, टीका पुस्तक जिसका वादन किस में किया था? तेलुगु भाषा में। अगला प्रश्न है, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले भी पूछा जा चुका है। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? सोलंकी ने। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किसने कराया था? सोलंकी ने। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? दिए गए स्थानों में कौन सा स्थान है जो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो सोमनाथ, क्योंकि सोमनाथ का बौद्ध धर्म से कोई संबंध नहीं है। बाकी सभी स्थान जो दिए गए हैं उन पर बौद्ध संगीति हो चुकी हैं। अगला प्रश्न है, तुकानी ए चहलगानी तुकानी ए चिहिलगानी कौन थे? यह प्रश्न भी पहले यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा गया है और यूपीटीजीटी में भी पूछा गया है। यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है। 24 का आंसर होगा बी, 40 तुर्क अमीरों का समूह क्या कहलाता है? तुकानी ए चिहिलगानी, 40 तुर्क अमीरों का समूह। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? हड़प्पा संस्कृति का उदय किस भाग में हुआ? पाकिस्तान वाली साइड। कौन से भाग में आता है? उत्तर पश्चिमी, क्योंकि सभी स्टेट जहाँ पे हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं वो उत्तर पश्चिमी एरिया में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, 5 नवंबर 1556 को। 5 नवंबर 1556 को कब हुआ, क्या हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो यह प्रश्न कोई भी पूछ लेता है। भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? 7 फरवरी 1931 को।
7 फरवरी 1931 को भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं कालिदास। अगला प्रश्न है, कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? कुमार देवी किसकी पत्नी थी? चंद्रगुप्त प्रथम की। याद रखने योग्य प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? 11वें क्रम पर। 11वें नंबर पर क्या है? उपनयन संस्कार। किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? कौन से सिख गुरु थे जिनके नेतृत्व में सिख राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो वह कौन थे? गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है, असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भारत पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? मीर जुमला। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत से वैसे भी प्रश्न आजकल ज़्यादा संख्या में पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति मीर जुमला था। अगला प्रश्न है, मिर्ज़ा गालिब किस सम्राट के समय में था? मिर्ज़ा गालिब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि मिर्ज़ा गालिब बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है हमारी हिस्ट्री में। तो ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह द्वितीय के समय में कौन था? मिर्ज़ा गालिब। अगला प्रश्न है, 1925 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मतलब कानपुर अधिवेशन जब हुआ 1925 में, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष रही। अगला प्रश्न है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य कौन नहीं था? कौन नहीं था? फ्रांसिस। बाकी सभी सदस्य थे। मानसन, बारबेल, क्लेवरिंग। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। आज तक के प्रश्न यहीं तक थे। आगे के प्रश्न जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।